नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज का मुद्दा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपकी सेहत से जुड़ा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कोरोना संक्रमण और इसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की। भारत में कोरोना संक्रमण और नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अब तक करीब 23 राज्यों में मामले सामने आ चुके हैं। ओमिक्रॉन संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में सामने आए हैं, उसके बाद राजधानी दिल्ली में। बीते एक सप्ताह में जिस तेजी के साथ कोरोना और ओमिक्रॉन के मामले बढ़े हैं, उससे ये सवाल उठ रहा है कि क्या कोरोना संक्रमण की ये तीसरी लहर की दस्तक है? अचानक मामले क्यों बढ़ रहे हैं? और यदि कोरोना संक्रमण तेजी से लोगों को चपेट में ले रहा है तो इसकी रोकथाम के लिए कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं? सबसे बड़ा काम तो यह शुरू होने जा रहा है कि 3 जनवरी से 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों को कोविड टीकाकरण शुरू किया जाएगा। उनका टीकाकरण क्यों जरूरी है, क्या हैं इसके फायदे, और एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि बूस्टर डोज को लेकर क्या है तैयारी। ऐसे तमाम सवाल और पहलू हैं जिन पर बात करना जरूरी है। कोरोना और ओमिक्रॉन संक्रमण की स्थिति पर बात करने के लिए हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण जी। राजेश भूषण जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। मैं आप ही से समझना चाहूंगा कि कोरोना संक्रमण ओमिक्रॉन की स्थिति देश में, उसकी गति क्या है, दिशा क्या है, आप कैसे देखते हैं? क्या इसे तीसरी लहर की दस्तक माना जाए? देखिए, आपने एक ही प्रश्न में अनेकों प्रश्न पूछ लिए हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि मैं सबके बारे में आपको जानकारी दूं। सबसे पहले विश्व में देखते हैं कि ओमिक्रॉन में क्या हो रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि ओमिक्रॉन के केसेस औपचारिक रूप से सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका ने घोषित किए थे। अब हम देख रहे हैं कि दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन के केसेस का जो पीक था वो अब घट रहा है, तो वहां डिक्लाइन देखा जा रहा है निरंतर पिछले 3 सप्ताहों से। ये एक देश की बात जी। लेकिन अगर ग्लोबली देखें, विश्व के स्तर पर देखें, तो विश्व में इस समय 3,60,000 से ज्यादा ओमिक्रॉन के केसेस हैं और ये 126 देशों में, यानी 126 देश और 3,60,000 ओमिक्रॉन के केसेस। जी। इसमें जिन देशों में सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन देखा जा रहा है वो हैं यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क, नॉर्वे, यूरोप के देश। तो अब इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है जिससे कि हमें सावधानी बरतने की जरूरत है? महत्वपूर्ण बात यह है कि ओमिक्रॉन का फैलाव डेल्टा के साथ हो रहा है अधिकांश देशों में। साउथ अफ्रीका एक भिन्न मामला था, जहां लगभग 45 दिन के भीतर ओमिक्रॉन के केस 90% हो गए और डेल्टा के केस उस अनुपात में बहुत कम हो गए। जी। लेकिन अगर यूरोप के देश देखें, अमेरिका देखें, यूके देखें और हमारा भी देश, तो हमारे यहाँ डेल्टा भी है और ओमिक्रॉन भी है। जी। और हमारे देश में तो डेल्टा अभी भी प्रीडोमिनेंट वेरिएंट ऑफ कंसर्न वही है। ओमिक्रॉन बढ़ जरूर रहा है लेकिन डेल्टा भी मौजूद है। तो इस परिस्थिति में हमारे देश में जो नंबर बढ़ रहे हैं वो ग्लोबल प्रक्रिया को ही रिफ्लेक्ट करते हैं। विश्व में अगर हम देखें तो पिछले 24 घंटे में अमेरिका में, यूएसए में 5 लाख केस आए। इनमें ओमिक्रॉन भी हैं और दूसरे कोविड के भी केसेस हैं। अगर हम फ्रांस को देखें जी, वहां 2 लाख केस पिछले 24 घंटे में आए। हमारे देश में भी आप पिछले 10 दिनों में प्रतिदिन आने वाले केसेस की संख्या देखेंगे तो ये लगभग 6,500 होती थी 10 दिन पहले। तो ये जो ग्लोबल आप एक शार्प राइज देख रहे हैं कोविड के केसेस में, वो आपको हमारे देश में भी दिख रहा है। जी। लेकिन राजेश भूषण जी, अगर बात डेल्टा संक्रमण की और ओमिक्रॉन की जाए, क्योंकि तमाम तरह के सवाल इसको लेकर खड़े किए जा रहे हैं, कितना खतरनाक है, कितना खतरनाक नहीं है, क्या इसको लेकर कोई शोध या कोई जानकारी ऐसी जो आप हमसे साझा कर सकें? अब तो अनेकों स्टडीज आ गई हैं, दक्षिण अफ्रीका से भी आई हैं और अन्य देशों से भी आई हैं, जो 3-4 चीजें बहुत स्पष्ट करती हैं। जी। पहली चीज ये स्पष्ट होती है कि ये अन्य वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न्स या वीओसी के बनिस्बत के मुकाबले
ज्यादा ट्रांसमिसेबल है, यानी ज्यादा तेजी से फैलता है। ये जी। चीज स्पष्ट हो गई है, इस पर अब कोई बहस नहीं है। दूसरा मुद्दा जो स्पष्ट हुआ है वो ये है कि इसमें उस तरह के तीव्र लक्षण नहीं होते जैसा हमने अपनी देश में डेल्टा की दूसरी वेव के दौरान मई जून 2021 में देखे थे। जी। यानी इसमें आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल बहुत तेजी से नीचे नहीं गिर रहा है, ये देखा गया है अभी तक के जो एविडेंस है। आपकी स्मेल की शक्ति और आपकी चीजों को टेस्ट करने की शक्ति वो कम या गायब नहीं हो रही है, ये भी देखा गया है। जी। और अस्पताल में भारी मात्रा में लोग भर्ती हों ऐसी स्थिति भी नहीं आई है। लेकिन जो लोग कोमॉर्बिड हैं और जिनको ओमिक्रॉन होता है वो जरूर अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं अलग अलग देशों में। जी। एक और महत्वपूर्ण बात जिस पर कि साइंटिफिक पेपर्स में एक राय बनती हुई प्रतीत हो रही है वो ये है कि इसमें एक इम्यून एस्केप की क्षमता है। यानी जो आपके शरीर में टीकाकरण से एंटीबॉडी पर आधारित इम्यूनिटी पैदा हुई है उससे ये एस्केप कर सकता है, इसीलिए ज्यादा ट्रांसमिसेबल है। जी। तो इन सब चीजों के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक ये है कि जिन लोगों का पहला टीका नहीं लगाया वो पहला टीका लगाएं, जी। जिन्होंने सेकेंड डोज नहीं ली वो उसको समय पर ले लें, और टीका लगवाने के उपरांत भी इवन आफ्टर वैक्सीनेशन यू नीड टू ऑब्जर्व कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, यानी मास्क पहने, जी। 2 गज की दूरी बनाकर रखें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर न जाएं। अगर आप कमरों में या हॉल में कोई बैठक कर रहे हैं या कोई आयोजन कर रहे हैं तो वहां वेंटिलेशन पर्याप्त हो, इसका ध्यान रखें। जी। राजेश जी, राज्यों के साथ समन्वय का काम केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय किस तरह कर रहा है, क्या तैयारी की जा रही है? क्योंकि दूसरी लहर में जो कुछ देखने को मिला उसको देखते हुए क्या सावधानी इस बार बरती जा रही है? पहले तो मैं आपको एक कॉन्टेक्स्ट देना चाहूंगा, परिप्रेक्ष्य बताना चाहूंगा, वो ये कि अगस्त के महीने में, अगस्त 2021 में भारत सरकार ने कोविड इमरजेंसी रिस्पांस पैकेज की घोषणा की राज्य सरकारों को मदद करने के लिए। जी। ये लगभग 23,000 करोड़ रुपए का पैकेज है और इस राशि का 50% राज्यों को अगस्त महीने में ही रिलीज कर दिया गया। किस लिए ये पैसा दिया गया है? ये इसलिए दिया गया है ताकि राज्य अपने यहाँ एडिशनल ऑक्सीजन बेड, आईसीयू बेड, एचडीयू बेड बना सकें। इस पैसे का उपयोग करके राज्य अपनी एम्बुलेंस व्यवस्था को सुदृढ़ कर सकें। इस पैसे का उपयोग करके राज्य ऑक्सीजन के इक्विपमेंट, चाहे वो कंसंट्रेटर हो, ऑक्सीजन सिलेंडर हो, पीएसए प्लांट हो, उन सब की स्थापना कर सकें। इस पैसे का उपयोग राज्य सरकारें डॉक्टर्स को, पैरामेडिक्स को, जिन्हें वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर लेते हैं, के भुगतान करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस पैसे का उपयोग फील्ड अस्पताल बनाने के लिए भी किया जा सकता है। अब भारत सरकार ने इस परिप्रेक्ष्य में क्या किया है? सबसे पहले 21 दिसंबर को भारत सरकार ने एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट राज्य सरकारों को जारी की जिसमें यह कहा गया कि यदि किसी जिले में 10% से अधिक पॉजिटिविटी हो जाती है साप्ताहिक और 40% से अधिक ऑक्सीजन या आईसीयू के बेड ऑक्यूपाई हो जाते हैं तो वहां आपको तरह तरह के प्रतिबंध या रिस्ट्रिक्शन लगाने चाहिए। जी। इसके बाद आईसीएमआर के डायरेक्टर जनरल और मैंने एक संयुक्त पत्र सभी राज्यों को लिखा जिसमें हमने उनका ध्यान आकृष्ट किया कि जहां नए क्लस्टर्स, यानी एक जगह जहां एक साथ 5 या 5 से अधिक लोग पॉजिटिव हो रहे हैं या और ज्यादा संख्या में पॉजिटिव हो रहे हैं, वहां आप रैपिड एंटीजन टेस्ट का इस्तेमाल व्यापक पैमाने पर करें एज अ स्क्रीनिंग टेस्ट। क्योंकि अगर आप रैपिड एंटीजन टेस्ट में पॉजिटिव हैं तो आप 100% पॉजिटिव हैं, अगर आप नेगेटिव हैं तो आप पॉजिटिव भी हो सकते हैं। वैसी स्थिति में फिर आरटीपीसीआर टेस्ट किया जाना चाहिए। जी। तीसरा परामर्श उसमें राज्यों को यह बताया कि वो अपने अस्पताल की व्यवस्था को कैसे सुदृढ़ करें। जी। बिल्कुल। टीकाकरण की अगर मैं बात करूं तो इस समय देश में टीकाकरण की स्थिति क्या है और खासतौर से अगर 15 से 18 वर्ष की युवाओं को जो टीका, उसको लेकर क्या पहले वाला ही पूरा फार्मूला जिस तरह की तैयारी की गई थी उसी तरह से ही वो चलेगा? देश में वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है
वो ये है कि देश की जो बालिग जनसंख्या है, एडल्ट पॉपुलेशन है, उसका 90% देश की एडल्ट पॉपुलेशन को पहला डोज मिल गया है और 65% जनसंख्या को, देश की एडल्ट पॉपुलेशन के 65% को दोनों डोजेज मिल गए। जी ये अपने आप में भारी उपलब्धि। 145 करोड़ डोज हमने इस देश में एडमिनिस्टर किए हैं, 145 करोड़। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। जी इसके बावजूद, क्योंकि हमारा बड़ा देश है, आबादी के हिसाब से हम विश्व में दूसरे नंबर पे हैं, तो जब हम कहते हैं कि हमारे यहाँ 10% लोग अभी भी पहली डोज से छूटे हुए हैं, वो नंबर भी बहुत बड़ा है, तो उसको कवर करने की जरूरत है। हमने दोनों विकल्प दिए हैं। यदि आप एडवांस रजिस्ट्रेशन करके अपना वैक्सीनेशन स्लॉट बुक करना चाहें तो आप कोविन पर करें। आज सुबह से बहुत लोगों ने उसको किया है देश भर में। हमने दूसरा ऑप्शन ये दिया है कि यदि आप सीधे वैक्सीनेशन केंद्र पर जाएं और वहीं अपने को रजिस्टर करें और वहीं टीका भी लगवा लें, तो ये सुविधा भी आपको मौजूद है। तो ये दोनों सुविधाएं हैं और राज्यों को हमने प्रशिक्षण दिया है। राज्यों की जो वैक्सीनेशन की टीम है उनको भी प्रशिक्षण दिया है ताकि ये पूरी व्यवस्था अच्छे ढंग से संचालित हो। और पुराने अनुभव, यानी हमने तो 16 जनवरी से वैक्सीनेशन इस देश में प्रारंभ किया था कोविड-19 का, जी तो उस अनुभव के आधार पर किसी को कोई कष्ट ना हो और आसानी से वैक्सीनेशन हो जाए, उसकी समुचित व्यवस्था राज्यों ने और यूनियन टेरिटरीज ने भारत सरकार के साथ मिलकर की। जी राजेश जी, एक बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या जो मौजूदा टीके हैं वो ओमिक्रॉन संक्रमण के खिलाफ भी काम करेंगे, प्रभावी होंगे? इसका जवाब तो WHO ने भी दिया है जी और इस पर अनेक साइंटिफिक पेपर भी हैं। इसमें दो तथ्य महत्वपूर्ण है। पहला तथ्य तो ये है कि वर्तमान टीके ओमिक्रॉन के खिलाफ भी प्रभावी हैं। जी दूसरा तथ्य ये है कि वर्तमान टीकों का प्रभाव ओमिक्रॉन के विरुद्ध कुछ कम जरूर होता है, लेकिन उसके बावजूद वो प्रभावी। तो इसलिए टीकाकरण जिनका छूटा हुआ है उनको तुरंत कराना चाहिए। जी बिल्कुल, टीका जरूर लगवाना चाहिए सभी को। एक बूस्टर डोज का विषय भी उठता है, इसको लेकर क्या कोई अभियान या क्या तैयारी है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में ये कहा था कि 10 जनवरी से हम हेल्थ केयर वर्कर्स को, फ्रंटलाइन वर्कर्स को और 60 वर्ष से अधिक आयु के जो कोमॉर्बिड लोग हैं उनको प्रिकॉशन डोज उपलब्ध कराएंगे। बूस्टर की परिभाषा जो WHO ने दी है वो है कि आप अगर किसी पॉपुलेशन के लेवल पर अतिरिक्त डोज देते हैं और इस आधार पर देते हैं कि आपके पास पॉपुलेशन लेवल डाटा है जी जो एंटीबॉडीज का सिग्निफिकेंट डिक्लाइन दिखा रहा है, तब उसको बूस्टर डोज कहा जाता है। उस परिप्रेक्ष्य में हम इस डोज को जो दी जाएगी 10 जनवरी से कुछ चिन्हित समूहों को, उसे हम बूस्टर डोज नहीं कह रहे हैं, उसको हम प्रिकॉशन डोज के रूप में कह रहे हैं। हमारे देश के भीतर जो साइंटिफिक स्टडीज हुई हैं, जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने कराई हैं, ICMR ने कराई हैं, उनकी लैब्स ने की हैं, उनमें ये तथ्य बड़ा साफ निकल कर आया है कि दो तरह की जो इम्यूनिटी होती है, एक वैक्सीनेशन की के जरिए जो एंटीबॉडीज पैदा होती हैं उस पर आधारित इम्यूनिटी, और दूसरा जो सेलुलर इम्यूनिटी होती है, टी सेल आधारित। तो जहां तक एंटीबॉडी आधारित इम्यूनिटी है वो 8 से 9 महीने तक ऊंचे स्तरों पर रहती है और उसके बाद उसका डिक्लाइन शुरू होता है। लेकिन डिक्लाइन का अर्थ ये नहीं है कि एंटीबॉडी जीरो हो जाते, तो डिक्लाइन होने पर भी वो रहते हैं। और टी सेल की जो इम्यूनिटी है या सेलुलर इम्यूनिटी है वो तो रहती ही है शरीर जी। इसलिए एहतियातन, क्योंकि हमारे फ्रंट लाइन वर्कर और हमारे हेल्थ केयर वर्कर लगातार एक्सपोज्ड होते हैं कोविड के मरीजों के तीमारदारी में, इसलिए उनको प्रिकॉशन के आधार पर ये डोज दी जानी आवश्यक है। और 60 साल से ऊपर के जो हमारे कोमॉर्बिड जनसंख्या में बुजुर्ग लोग हैं, उनके जीवन को बचाने के लिए भी प्रिकॉशन के आधार पर ये डोज देना आवश्यक है। जी बिल्कुल। राजेश भूषण जी, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हमने बात की थी स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण जी से, जिन्होंने हमें बताया कि कितनी व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं
लेकिन जन भागीदारी का एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि बिना जन भागीदारी के इस संक्रमण से मुकाबला केवल सरकार भी नहीं कर सकती है, शासन प्रशासन भी नहीं कर सकता है, क्योंकि तमाम पहलू हैं इसके जुड़े हुए। आखिर महाराष्ट्र में इतने ज्यादा मामले क्यों आ रहे हैं? दिल्ली में भी कोरोना संक्रमण कैसे फैल रहा है? क्या भारतीय चिकित्सा पद्धति इसमें महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकती हैं? कैसे अपनी भूमिका निभा सकती हैं? ये पहलू भी हैं, इन पे भी हम चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस समय। महाराष्ट्र कोविड-19 टास्क फोर्स के सदस्य डॉक्टर शशांक जोशी जी हमारे साथ हैं। शशांक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सनसद टीवी पर। साथ ही मैं बात करूंगा डॉक्टर तनुजा नेसारी जी से, जो निदेशक हैं अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की। तनुजा जी, आपका भी स्वागत है सनसद टीवी पर। और शुरुआत हम करेंगे अब उनसे, अपने खास मेहमान, कि महाराष्ट्र की जो स्थिति है उसके चलते क्या स्थिति उत्पन्न हो रही है। शशांक जी, महाराष्ट्र में इतने ज्यादा केस, पहले कोरोना संक्रमण के केस भी बहुत ज्यादा आए थे, अभी ओमिक्रॉन के भी सबसे ज्यादा जो केस हैं वो महाराष्ट्र में हैं। क्यों हैं? क्या स्थिति आप देख रहे हैं? देश में, देश की स्थिति को आप कैसे देख रहे हैं? क्या दिशा है, क्या गति है इसकी? तो ये सही बात है कि जब दूसरी जो वेव आई थी और पहली भी वेव आई थी, तो शुरुआत केरल और महाराष्ट्र और मुंबई से होती है। आपको सबको पता है कि ओमाइक्रॉन का जो स्ट्रेन है ये बाहर से आया है, और बम्बई एयरपोर्ट और नई दिल्ली का जो एयरपोर्ट है वहीं से सबसे ज्यादा लोग लैंड होते हैं जी। और उसके बाद वो बम्बई में क्लस्टर आउटब्रेक्स और कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है, और बहुत तेज गति से ये स्प्रेड होने वाला वायरस है। और पूरे महाराष्ट्र में भी ये एक्सप्लोसिव नेचर में हर दिन 1000-2000 केसेस ज्यादा आ रही है। लेकिन दो चीज अच्छी है, एक तो ये डिसीज माइल्ड है, उसकी तीव्रता बहुत कम है, और अस्पताल में लोग नहीं जा रहे, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, वेंटिलेटर और मौतें बहुत कम हो चुकी है। तो डेल्टा को पूरा रिप्लेस करते हैं। डेल्टा जो दूसरे वेव का प्रमुख स्ट्रेन था कोविड का भारतवंश में, वो लगभग रिप्लेस हो रहा है अभी ये ओमाइक्रॉन से। और ओमाइक्रॉन की जो तीव्रता है अति माइल्ड है, यानी तीव्रता बहुत कम है, और इसके वजह से ये बहुत फास्ट फैल रहा है। और इसके जो सिम्टम्स हैं वो माइल्ड है, सेल्फ लिमिटिंग है। 90% लोग जो है उनको कोई सिम्टम भी नहीं है, और जिनको सिम्टम है वो माइल्ड सिम्टम्स है और घर में ही ठीक हो रहे हैं। अस्पताल में सिर्फ 6 या 7% हमारे जो बेड्स है वो ऑक्यूपाइड है, और ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर बेड बहुत कम ऑक्यूपाइड है। तीव्र जो बीमारी है बहुत कम है। और आपको दो चीज जाननी चाहिए कि ये जो ओमाइक्रॉन का संक्रमण हुआ है वो जिनको 2 वैक्सीन टीके लगे उनको भी हुआ है, जिनको पहले कोविड हुआ था उनको भी हुआ है। तो हमारी सबसे एक ही दरख्वास्त है कि डबल मास्क पहनिए और थोड़ा एक जवाबदारी से रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर रखिए, जिससे हम संक्रमण रोक सकते हैं। जी। मतलब ओमिक्रॉन को भी हल्के से ना लें, लापरवाही ना बरतें, क्योंकि कुछ लोगों को लग रहा है कि ओमिक्रॉन से कोई ऐसा खास खतरा नहीं है, तो लापरवाही भी देखने में आ रही है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये लापरवाही तो अपने घर में अपने को कोरोना को या ओमाइक्रॉन को एंट्री नहीं देनी चाहिए। इसलिए जब हम मास्क निकालते हैं, हमने देखा है कि जो बाहर से ट्रैवलर्स आए और शादियां हुई, पार्टीज हुई मुंबई में, हाई राइजेस में ये पूरा स्प्रेड हो गया और वहां से पूरे कम्युनिटी में स्प्रेड हो गया। तो रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर और अनमास्किंग नहीं करना चाहिए। आप यदि आपको शादी अटेंड करनी है, फंक्शन अटेंड करनी है, तो वहां जाके आप मास्क पहनिए, घर पे आके अपना खाना अपने आप अपने लोगों के साथ कर लीजिए। और आपको सिम्टम होते हैं तो त्वरित सेल्फ को, खुद को आइसोलेट करके रैपिड एंटीजन टेस्ट कर लीजिए, बाद में RT-PCR टेस्ट कर लीजिए, यानी दूसरे लोगों को संक्रमण नहीं कर दीजिए। और ये एसिम्प्टोमेटिक होता है तो इनविजिबल वायरस होता है जी। तो बहुत लोगों को, 80-90% लोगों को पता ही नहीं कि उनके शरीर में कोविड का वायरस है, और फिर वो फैलाते जाते हैं। इस वजह से ये जो हम नंबर्स देख रहे हैं, ये आंकड़े देख रहे हैं, बहुत जल्दबाजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली में भी आंकड़े बढ़ेंगे और पूरे भारतवंश में भी बढ़ेंगे। और ये माइल्ड वेव है, हमने देखा है दुनिया में, अमेरिका में हो या यूके में हो या USA में हो, यूरोप में हो, सब जगह हो गया है। और साउथ अफ्रीका में तो उसका भी संक्रमण कम होने भी चालू हो गया है। लेकिन ये नंबर्स बहुत ज्यादा है, तो लोगों को थोड़ी सतर्कता रखनी चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए, और लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी चाहिए जी। एक चीज मैं आपसे और जानना चाहता हूं कि क्या RT-PCR जांच से ओमिक्रॉन का पता लगाया जा सकता है? हाँ, RT-PCR से जरूर लगाया जा सकता है जांच। इनफैक्ट RT-PCR में हम H जीन का जो जांच करें उसमें, क्योंकि अलग अलग जीन रहती है,
एन जीन रहता है, ई जीन रहता है, ORF रहता है, एस रहता है, और एस जीन एब्सेंट होगी तो उसे पता लगता है इनडायरेक्टली कि इसमें ओमाइक्रॉन का संक्रमण हो सकता है, और एस जीन प्रेजेंट होगी तो डेल्टा या डेल्टा डेरिवेटिव हो सकता है। लेकिन जीनोमिक टेस्टिंग की बहुत पीछे लगने की जरूरत नहीं है। जी। हमको सपोज किसी को जो स्मेल होता है या टेस्ट होती है, चव होती है, तो वो जाती है, तो वो डेल्टा का संभावना ज्यादा है, क्योंकि ओमाइक्रॉन में टेस्ट और स्मेल नहीं चली जाती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएटर है क्लिनिकली। और ओमाइक्रॉन में खांसी और थोड़ा सा सोर थ्रोट, नेजल ब्लॉकेड और बुखार आता है, तो दोनों के बाकी सिम्टम्स सब सेम है, और त्वरित जांच करनी चाहिए, सेल्फ आइसोलेट करना चाहिए और आपके डॉक्टर से संपर्क रखना चाहिए। जी। तनुजा जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि अगर हम भारतीय आयुर्वेद संस्थान की बात करें तो उसकी क्या सलाह है ऐसी स्थिति में जब लक्षण का भी पता एक आम आदमी को नहीं चलता है और संक्रमण उसे हो चुका होता है? क्या करें घर पे रह के? किस तरह से आयुर्वेद के जरिए या भारतीय चिकित्सा पद्धति के जरिए अपने आप को सुरक्षित सावधान रखा जा सकता है? जी, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ से, जैसे कोविड की ये एक तीसरी लहर है ऐसे समझ के, चाहे वो जो वायरस ऑफ कंसर्न इसलिए बताया है कि वो बहुत तेजी से फैल रहा है, चाहे वो माइल्ड है लेकिन तेजी से फैल रहा है और दूसरे को संक्रमित करने की इसमें बहुत ज्यादा क्षमता तुरंत है। तो हमने सबसे पहले तो अभी जैसे एक आयु रक्षा किट बनाया था। तो हम जब ये कहते हैं कि वैक्सीन लेने वाले को भी हो रहा है, ना लेने वाले को भी हो रहा है, तो सबसे पहले अभी बहुत जरूरी ये है हम अपने इम्यूनिटी का स्तर बनाए रखें, इम्यूनिटी मजबूत करें। और ये इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए घर का ताजा खाना ये बहुत जरूरी है, जंक चीजें से दूर रहे, नींद अच्छी लेना 6 से 8 घंटा ये भी जरूरी है, तनाव रहित रहना ये भी जरूरी है। लेकिन उसके साथ साथ इम्यून मॉड्यूलेटर्स, आंवला, गिलोय, अश्वगंधा जैसे, या मसाले का जो काढ़ा बनाया आयुष का काढ़ा, वो हमने तुरंत लेना सबको, क्योंकि ठंड भी का सीजन पे इससे गर्मी नहीं होगी, तो ये तुरंत लेना चाहिए हर किसी को। वो मिलता भी है घर में, दालचीनी, सौंठ, काली मिर्च, तुलसी या मुनक्का डाल के ये घर में भी बनाया जा सकता है। ये सुबह शाम जरूर ले, गिलोय की बटी ले। जिनको बुखार, सर्दी, खांसी या सर दर्दी, बॉडी एक ऐसे लक्षण है, वो आयुष 64 ले। ये हमने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में ये जरूर देखा है, कोविड के लक्षण युक्त माइल्ड मॉडरेट पेशेंट को ये लगातार अगर आप संशमनी वटी, सुदर्शन गनवटी या काढ़ा लेते हैं और आयुष 64 लेते हैं, तो चौथे या 5वें दिन में ये पेशेंट पॉजिटिव के निगेटिव हो जाते हैं। जी। तो हमें डरने की जरूरत नहीं, लेकिन कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जैसे अभी बताया कि डबल मास्क हो, आइसोलेशन हो, फिजिकली अपार्ट, सोशली कनेक्टेड हो सकते हैं, लेकिन आपको आयुर्वेद अप्रोप्रिएट बिहेवियर भी अपनाना चाहिए। जो एडवाइजरी में बताया था कि हल्दी वाले गरारे करिए, अणु तेल बहुत जरूरी है, कोई भी ऑयल हो तो वो अगर आप नाक में लगाते हैं, डालते हैं, तो एक फिल्म बनती है जिससे वायरस अंदर जाता नहीं, नेजल एपिथेलियम को चिपकता नहीं। तो ये बहुत सिंपल चीजें हैं, डबल मास्किंग हो सकता है। बात चाहे एलोपैथी की हो या भारतीय चिकित्सा पद्धति की हो, उसमें जो व्यवहार है कोविड को लेकर, जिस तरह सरकार ने गाइडलाइंस बताई हैं कि मास्क जरूर लगाएं, हाथ बार बार अपने साबुन से धोएं और एक सोशल डिस्टेंस का पालन जरूर करें, सामाजिक दूरी का पालन जरूर करें, पार्टियों से बचें। लेकिन डॉक्टर शशांक जी, मैं आपसे एक आखिरी सवाल और पूछना चाहता हूं, क्योंकि बच्चों को और युवाओं को 15 से 18 वर्ष के जो वर्ग है, इस पे आपका क्या कहना है? बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि जी, आयु 15 और 18 में हमारे यहाँ पे 10वीं वर्ग और 12वीं वर्ग में बहुत बड़ा ये परीक्षा, सबसे बड़ी जो परीक्षा होती है, परीक्षा के लोग हैं, और ये युवाओं को पहला वैक्सीन दिया जा रहा है। ये बहुत सेफ वैक्सीन है, कोवैक्सीन भारतीय वैक्सीन है, भारतीय अनुसंधान से हमारे भारतीय साइंटिस्ट ने किया हुआ वैक्सीन है। इसका डेल्टा स्ट्रेन पे बहुत अच्छा असर था। ओमाइक्रॉन का डाटा भी अगले हफ्ते तक आ जाएगा उनका। तो ये वैक्सीनेशन करना बहुत जरूरी है ये बच्चों को। और जो छोटे बच्चे होते हैं 10 साल तक,
तो उनके बॉडी में एक थाइमस करके ग्लैंड रहती है, तो उनकी प्रतिकार शक्ति पहले से ही बेहतर रहती है छोटे बच्चों की, जी और उनके में वायरस क्लियरिंग एबिलिटी रहती है। तो इसलिए भारत सरकार ने पहले ये निर्णय किया है कि सबसे जो वल्नरेबल ग्रुप है वह वयोगट जो है 15 से 18 साल, जिनकी 10वीं और 12वीं की परीक्षा और वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो बच्चे जाने वाले हैं उनको पहले टारगेट किया है। जी उसके बाद फिर ये 2 साल से लेके 18 साल तक वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी जारी की जाएगी, और जी। ये टप्पे टप्पे से होगा, और ये बहुत अच्छी चीज है। जी। हमारी यही सलाह है कि बिना डरे जाके वैक्सीन लगाना चाहिए, टीका लगाना चाहिए, और ये सबसे बेहतर वैक्सीन है। हील्ड वैक्सीन होने के कारण इसमें कोई डरने की बात नहीं है, इसके जी कोई बिल्कुल साइड इफेक्ट, बिल्कुल तो डॉक्टर इसलिए जी आप जाके टीका लगवा लीजिए। जी बिल्कुल डॉक्टर शशांक जी, जैसा आपने कहा कि टीका जरूर लगवाएं आप। टीकाकरण जो है वो आपको ओमिक्रॉन हो या कोरोना संक्रमण हो उससे बचाता है, आपको सुरक्षा प्रदान करता है। डॉक्टर शशांक जी, डॉक्टर तनुजा, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।